सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। दिस इज विकास और ये एक्सेल का लेक्चर 28 है जिसमें हम लोग व्यू टैब कवर करने वाले हैं। तो एक्सेल का व्यू टैब स्पेशलाइज्ड है डॉक्यूमेंट के व्यू की सेटिंग के लिए कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट का व्यू किस तरह का रखना चाहते हैं। इसमें कई तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे कि वर्कबुक व्यू सबसे पहले आता है, और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट और स्पेशल ऑप्शन है वो है मैक्रो। तो हम लोग सबसे पहले मैक्रो को ही देख लेते हैं। मैक्रोज को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी ऐसे टास्क या ऑपरेशन को जो रिपीटेटिव होता है, यानी कि आपको बार बार करना पड़ता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। उस टास्क या ऑपरेशन को करने के लिए जितनी कमांड्स आप यूज़ करते हो वो आपको बार बार करनी है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो सारी सेट ऑफ कमांड्स। और उसके बाद जब आप उसको मैक्रो को रन कराएंगे तो वो सारी कमांड्स एक क्लिक पर रन हो जाएंगी और आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इस बात को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बना के रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक नाम लिया हुआ है और उसका रिजल्ट यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कई सारी चीज़ें, कई सारे कमांड इसमें अप्लाई किए गए हैं। अब अगर ऐसे ही हमें मान लीजिए कि श्याम का बनाना हो, करण का बनाना हो, या ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और सभी का हमें ऐसे रिकॉर्ड बनाना है, तो फिर आप देखेंगे कि इसमें इतना सारा वर्क हमें बार बार करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम बनाएंगे तो बनाते टाइम पे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्डिंग में हमेशा हम वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो फिक्स होती हैं। जैसे मार्क्स तो सबके अलग अलग होंगे, लेकिन ये जो आपने सब्जेक्ट के नेम लिखे हैं, ये जो आपने हेडिंग लिखी है, यहाँ पे जो हेडिंग लिखी है, ये सब चीज़ें आपकी सेम होंगी। तो जो सेम चीज़ें हैं, कलर, डिज़ाइन, इसका फॉन्ट, ये सब हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो आइए यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं नाम। तो हम राम का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा राम। और हमें क्या करना है, इस राम के जो रिकॉर्ड बनाने हैं उसमें वो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है जो फिक्स हैं। तो आप क्या करिएगा कि इस सेल को सेलेक्ट करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मैक्रो जब रिकॉर्ड करेंगे तो उससे पहले आपके सिलेक्शन कहाँ होंगे, यानी कर्सर कहाँ होगा आपका। तो हमने देखिए सिलेक्शन राम पे कर रखा है, और उसके बाद यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे हम जा करके क्लिक करेंगे और यहाँ मैक्रो को एक नाम दे देंगे मार्कशीट करके, और ओके। तो यहाँ पे कर्सर था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है हमने। इसके बाद हम इस सेल में आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सब्जेक्ट्स। इसके बाद एक सेल छोड़ के हम यहाँ पे ले लेते हैं टोटल। इसके बाद इस कॉलम का साइज बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे इस रो का साइज कम कर देते हैं। जैसा हमारे पास ये डेटा है बिल्कुल वैसा ही बनाने वाले हैं। और यहाँ पे मार्क्स आएंगे, टोटल में क्या होगा वो सारे मार्क्स ऐड कर लिए जाएंगे। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं कि यहाँ जो वैल्यूज़ लिखी होंगी उनको आप ऐड कर लीजिएगा। परसेंटेज निकाल लेते हैं इसको एडजस्ट करके। परसेंटेज क्या होता है, ये जो टोटल वैल्यू है इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करेंगे टोटल से, तो परसेंटेज आ जाएगा। और डिवीज़न के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, इफ़ यहाँ जो परसेंटेज है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल हो 60 के, तो ये डिवीज़न निकालने के लिए हमने यहाँ पे इफ़ नेस्टेड इफ़ यूज़ किया हुआ है। अभी यहाँ पे 0 है इसलिए थर्ड इसने दे दिया कंडीशन के हिसाब से। अब इसके बाद फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, कलर देना था। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना था, यहाँ पे मार्क्स लिखने थे, और इनको भी कुछ कलर देना था। तो बैकग्राउंड ब्लैक और उसके बाद वाइट, इसको कुछ कलर दे देते हैं। आप कलर कुछ भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोटल वाले सेल को कुछ कलर दे देते हैं। ऐसे हमने सबको कलर दे दिया। ये एरिया सिलेक्शन करके आप इसे मर्ज कर दीजिए, जो वहाँ पे मर्जिंग थी। ये वो सारे ऑपरेशंस हैं जो उस शीट में हमने कर रखे हैं। और इसके बाद ये सिलेक्शन करके इसमें बॉर्डर भी लगा दीजिए, और ऐसे ही इसमें भी बॉर्डर लगी हुई है तो इसमें भी लगा देते हैं। तो ऐसा कुछ डेटा हमारा यहाँ पे था। तो हमने जब इस डेटा को बनाया तो सारे जो कमांड्स हमने यूज़ किए इस पे, वो सब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से व्यू में जा करके इस रिकॉर्डिंग को करेंगे स्टॉप। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। अब देखिए जैसे आपको श्याम के लिए बनाना है तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, लिखेंगे श्याम। और आपको याद है जब हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तो राम के ऊपर ही कर्सर था, यानी सिलेक्शन था। तो वैसे ही हम श्याम के ऊपर सिलेक्शन रखेंगे और यहाँ व्यू पे हम क्लिक कर देंगे। तो व्यू पे क्लिक करके हमने देखा यहाँ पे मार्कशीट नाम का एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसको उठाया हमने और रन करा दिया। आप देखेंगे वो सारा रिकॉर्ड इसके नाम से, वो जितनी कमांड्स हमने चलाई थी वो सब यहाँ पे चल गई हैं। ऐसे हम यहाँ पे किसी और के लिए, मान लो करण के लिए बनाना चाहते हैं, हमने लिखा और कर्सर इसी पे रखेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग यहीं से स्टार्ट की थी हमने। उसके बाद अगेन यहाँ पे जाएंगे, मैक्रोज पे इसको रन करा देंगे और ये सेम रिकॉर्ड यहाँ बना देगा। अब बस आपको मार्क्स एंटर करने, मार्क्स तो सबके अलग अलग ही होंगे।
तो इस तरह से हमने सबके मार्क्स एंटर कर दिए। तो मार्क्स ऐसी चीज़ है जो सबके अलग अलग रहेगी, चेंज होगी, इसलिए उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, छोड़ दिया था। वो चीज़ें हमने रिकॉर्ड की थी जो सिमिलर हैं, सब में कॉमन है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि मैक्रो को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि स्टार्टिंग कहाँ पे आपने किया था, जब रिकॉर्ड स्टार्ट किया तो कहाँ रखा था, उसके बाद प्रॉपर सारी कमांड रन कराइएगा। एक सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए कि कब कब कौन कौन सी कमांड और डेटा हमने रखा था, क्योंकि उसी तरीके से यहाँ पे डेटा रखता है। अगर आपने सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया, स्टार्टिंग गड़बड़ कर दी, तो फिर वो सारा गड़बड़ कर देगा। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज रिलेटिव रेफरेंस। ये बहुत काम का ऑप्शन है, यहाँ पे टिक करके हमने रखा हुआ था और तब हमने रिकॉर्डिंग की थी। तो आप भी हमेशा जब आप रिकॉर्डिंग करिएगा तो ये ऑप्शन को भी टिक करके रखिएगा, इनेबल करके रखिएगा। देखिए यहाँ पे सेलेक्टेड है, अगर हम क्लिक कर दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए सिलेक्शन नहीं है, हल्का सा डार्क कलर इस पे दिखता है, इससे पता चलता है कि ये ऑन है। तो इसको ऑन करके ही हमेशा आप रिकॉर्डिंग करेंगे। तो लेटेस्ट वर्जन्स हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूज रिलेटिव रेफरेंस। कई वर्जन्स पुराने होंगे तो हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन ना हो, तो उसके लिए हम लोग फाइल में और यहाँ ऑप्शन में जाकर के डेवलपर टैब को ऑन करते हैं, तब वो आता है। अगर आप ये इनेबल नहीं करते हैं तब क्या होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। आपने मान लीजिए यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस को हटा दिया, टिक नहीं है, और आप रिकॉर्ड पे क्लिक करिए। मैक्रो 6 के नाम से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ हमने यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और कुछ हमने रिकॉर्ड किया, इसको हमने कलर वगैरह दिया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम व्यू पे जाकर के यहाँ मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। अब जैसे हम यही सारी चीज़ें यहाँ लाना चाहते हैं, या फिर हम नई शीट में यहाँ पे ये सारी सेटिंग और डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम मैक्रो पे जाके व्यू मैक्रो करके और मैक्रो 6 को रन कराएंगे। यही वाला था वो। हम इसको जैसे ही रन कराएंगे तो आप देखेंगे क्या कि जो डेटा आया हुआ है वो वहीं आया है। कहाँ? जहाँ लोकेशन में इस पे रिकॉर्ड किया गया था। तो ये है यूज रिलेटिव रेफरेंस, कि अगर आपने उसको ऑन नहीं किया तो ये रिकॉर्ड तो करेगा, साथ में लोकेशन भी कर लेगा। तो जब आप इंसर्ट करेंगे तो उसी लोकेशन में आएगा जहां इसको रिकॉर्ड किया गया था। अगर आप चाहते हैं कि जहां हम सिलेक्शन रख दें ये वहां आए, तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन इनेबल करके रखना होगा, उसके बाद मैक्रो की रिकॉर्डिंग करनी होगी। इसके अलावा हम चाहें तो मैक्रो का शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले तो यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस को ओके कर लेंगे, और जब आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वहीं पे जब नाम देते हैं, जैसे हमने मैक्रो 7 यहाँ पे नाम दिया, इसको चेंज कर लेते हैं VIP। वहीं पे देखिए शॉर्टकट की पूछ रहा है, मान लीजिए हमने यहाँ पे Q दे दिया। अब हम इसको ओके कर लेंगे और यहाँ पे रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर लीजिए। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद आप इसको स्टॉप करेंगे, और जब भी आपको वो रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप कंट्रोल Q करके उसको रन करा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रन हो रहा है। तो मैक्रोज काफ़ी कमाल का ऑप्शन है, बहुत बड़े टास्क को बहुत आसान कर देता है, ये चुटकियों में कर देता है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं वर्कबुक के व्यूज़ देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट व्यू है एक तरह के, कि आप अपने एक्सेल के डॉक्यूमेंट को किस तरह के व्यू में रखना चाहते हैं, कैसा दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला व्यू है नॉर्मल व्यू। ये बेस्ट है और डिफ़ॉल्ट लेआउट है एक्सेल का, हमेशा हम लोग इसी में वर्क करते हैं। सारी सेटिंग्स और सब कुछ एप्लीकेबल होता है इसमें। इसके अलावा जैसे पेज ब्रेक प्रीव्यू है, इस पे आप क्लिक करके देखिए, जहाँ पे आपने डेटा रखा होगा सिर्फ उतना ही डेटा आपको शो करेगा ब्रेक करके, बाकी शीट को ये इस तरह से डिसेबल्ड फॉर्मेट में दिखाता है। मतलब अगर हम इस शीट की बात करें, यहाँ तक हमने वर्क किया हुआ है, या मान लो इस सेल पे हमने वर्क कर दिया, अगर आप पेज ब्रेक प्रीव्यू करें तो ये ब्रेक कर देता है उतना डेटा और उतनी शीट को जहाँ तक आपने वर्किंग कर रखी है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारी लास्ट सेल कौन सी है जहाँ पे हमने इनपुट किया है कुछ भी डेटा। और ऐसा ही हमारा पेज लेआउट व्यू है, ये पेजेस में डिवाइड कर देता है पूरी शीट को। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो पेज है वो कितना है। हेडर फुटर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आपका हेडर फुटर भी इसी व्यू में दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे है, क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं जो हर एक पेज पे आप चाहते हैं। तो ये हेडर है, देखिए यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। ये पेज का डिवाइडेशन करके दिखाता है कि कितने कॉलम और कितनी रो हैं एक पेज में आ रही हैं। बाकी वर्किंग आप ऐसे ही कर सकते हो, साइज़ घटाना बढ़ाना। इसका देखिए हमने साइज़ घटाया, और जैसे घटाया तो यहाँ से J कॉलम भी इस पे एडजस्ट होकर के आ गया। साइज़ अगर हम बढ़ाते हैं तो J कॉलम आगे वाले में शिफ्ट हो जाता है, देखिए इधर आ गया। तो ये है पेज का लेआउट, पेज फॉर्मेट में दिखाता है डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हमारे पास एक कस्टम व्यू ऑप्शन भी है, इसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं। कस्टम व्यू ऑप्शन क्या होता है, किसी भी शीट को हम एक स्पेशल व्यू सेटिंग दे करके उसको सेव करा सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको रिकॉल कर सकें।
जैसे मान लीजिए हमने इस शीट को यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा दिया, इसका व्यू बढ़ा दिया, कुछ और प्रिंटिंग की सेटिंग जो चाहे हम इस पे कर सकते हैं, पेज की सेटिंग, पेज लेआउट, हेडर फुटर, और हम यहाँ पे जा करके इसको ऐड करा लेंगे एक नाम दे करके। मान लीजिए हमने AST नाम दे दिया और ओके कर दिया। देखिए प्रिंट की सेटिंग है, इंक्लूड करना है, हिडन रो कॉलम है उनको भी इंक्लूड करना है, फिल्टर सेटिंग सबको इंक्लूड करके सेव कर लो। अब अगर इसमें कोई चेंजेस कर दिया जाए, जैसे हमने इसकी शीट को चेंज कर दिया, कुछ भी जो प्रिंटिंग की सेटिंग हमने यहाँ पे बदल दी, मान लीजिए पेज पहले लगा हुआ था A4 साइज, अब हमने A5 लगा दिया, लेटर लगा दिया। अब अगर आपको देखना है कि हमने इस पेज में क्या व्यू सेट करके रखा हुआ था, क्या क्या सेटिंग थी, हमें वही पुरानी सेटिंग चाहिए, 2 दिन बाद आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो 2 दिन बाद तो कंट्रोल Z भी काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम व्यू पे जाएंगे और यहाँ वो नाम दे करके सेव किया था हमने, शो करा देंगे, तो ये उसी व्यू में उसी सेटिंग के साथ आपको दिखा देगा। जितनी सेटिंग लगाई थी आपने वो सारी सेटिंग इस पे दिखा देगा कि ये सेटिंग आपने कर रखी थी। इसके अलावा ग्रिड लाइन शो हाइड कराना, ये सारी ग्रिड लाइन्स होती हैं। फार्मूला बार ये जो रखा हुआ है यहाँ पे, नेम बॉक्स, एंट्री बार और ये FX फार्मूला एंटर करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप शो हाइड करा सकते हो। हेडिंग्स कॉलम की और आपकी रो की, उनको आप शो हाइड करा सकते हो। जूमिंग घटाना बढ़ाना जो हम यहाँ से करते हैं वही यहाँ से कर सकते हैं। नई विंडो ये ऑप्शन है, इससे क्या होता है कि सिमिलर जो आपका डेटा रखा हुआ है वैसे ही सिमिलर एक नई फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। देखिए filter.xls2 आ गई। आप व्यू में जितना क्लिक करते जाएंगे न्यू विंडो पे, उतनी फाइल एक साथ खुलती जाएंगी। और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, एक साथ डॉक्यूमेंट के कई पहलू अलग अलग एस्पेक्ट देखने के लिए। जैसे हम अरेंज ऑल पे क्लिक करें और यहाँ टाइल्ड स्टाइल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्टाइल में चाहिए, हमने कहा टाइल्ड में दिखाना या वर्टिकल में, ओके करेंगे तो जितने डॉक्यूमेंट हमने इंसर्ट किए थे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप एक टाइम पे अलग अलग शीट देख सकते हैं। देखिए इसमें हमने एक अलग शीट खोल रखी है, इसमें हमने अलग शीट खोल रखी है, इसमें हमने अलग शीट खोल रखी है। तो डॉक्यूमेंट एक ही है, उसी की मल्टीपल कॉपी है इसने बनाया हुआ है, और उसका हम अलग अलग एरिया एक साथ देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। यही होता है न्यू विंडो और अरेंज ऑल करने का बेनिफिट। बाकी आप इसको यहाँ से चाहें कैंसिल कर सकते हैं। आप इस पे देखिए, अगर व्यू पे जाते हैं तो साइड बाय साइड सेट करने का भी ऑप्शन है। दो अगर आपके पास है, हमारे पास डॉक्यूमेंट, तो व्यू साइड बाय साइड करेंगे तो दोनों को साइड बाय साइड दिखा देगा। देखिए हॉरिजॉन्टल एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है। अब इसमें देखिए सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का भी ऑप्शन है। जब आप एक फाइल को स्क्रॉल कर रहे होंगे तो साथ में देखिए ऊपर वाली भी स्क्रॉल हो रही है। ये है सिंक्रोनस स्टाइल। अगर आप सिंक्रोनस हटा दें तो फिर दोनों अलग अलग यहाँ पे स्क्रॉल होंगे। जैसे हमने इस पर टिक किया, सिंक्रोनस हटा दिया, अब देखिए नीचे वाला अलग स्क्रॉल हो सकता है, ऊपर वाला अलग स्क्रॉल हो सकता है। तो ये सिंक्रोनस है। पोजीशन पहले जैसे सेट करने के लिए तो ऑलरेडी हमने कोई चेंज किया नहीं है। एक विंडो से दूसरे में जाने के लिए तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ एक आध ऑप्शन और बचे हुए हैं, जैसे कि फ्रीज पैन या फिर स्प्लिट है। तो स्प्लिट क्या होता है, एक ही डॉक्यूमेंट को वहीं पे डॉक्यूमेंट के अंदर ही डिवाइड कर देता है। जैसे हमने स्प्लिट कर दिया तो यहाँ से क्या करेगा, इस कॉर्नर से शीट को डिवाइड कर देगा। तो आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला एरिया अलग है, आप इसको अलग स्क्रॉल कर सकते हैं और इधर वाले को अलग स्क्रॉल कर सकते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट के मल्टीपल कॉपीज इसने बना दिया उसी फाइल के अंदर। तो हम इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग लोकेशन स्क्रॉल करके। बाकी ये स्प्लिटिंग हटानी है तो आप स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। इसके बाद आता है फ्रीज पैन। तो फ्रीज पैन क्या है, जब आप किसी शीट पे आगे मूव करते हैं तो इधर जो लेफ्ट साइड का डेटा होता है वो हाइड हो जाता है। अब जैसे मान लो आपको लास्ट मंथ का डेटा देखना है, दिसंबर में आप पहुंचोगे तो देखिए इधर से हेडिंग गायब हो गई, कॉलम क्या है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किसका डेटा है। आपको फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐसे करके फिर देखेंगे, फिर जाएंगे। और डेटा अगर बहुत बड़ा है तब तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी आने जाने में यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, फ्रीज पैन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रीज पैन क्या कहता है, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है। हमने कहा बिल्कुल फर्स्ट कॉलम फ्रीज कर दो। तो ये फर्स्ट कॉलम है और उसी में हमारी हेडिंग है, इसलिए हमने इसको फ्रीज किया। अब आप देखिए मूव करेंगे तो वो कॉलम मूव नहीं होगा, बाकी सारा डेटा मूव होगा। ऐसे ही अगर आपकी हेडिंग टॉप में है और आप नीचे जाते हैं तो ऊपर वाली हेडिंग हाइड हो जाती है, ये देखिए। और हमें ऊपर वाली हेडिंग भी विजिबल रखना है। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीज टॉप रो कर देंगे, तो टॉप रो को फ्रीज कर देगा। अब आप स्क्रॉल करके देखिए, पूरा डेटा स्क्रॉल हो रहा है लेकिन टॉप रो नहीं हो रही है। तो ये तो टॉप रो और फर्स्ट कॉलम की बात थी। अगर हमें कुछ एक एरिया ही फ्रीज करना है, जैसे हम यहाँ से इस पूरे एरिया को फ्रीज करना चाहते हैं, ये पूरा एरिया, तो हम इसके यहाँ कॉर्नर पे कर्सर रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे,
जहाँ पे कर्सर होता है इसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर से यहाँ से फ्रीज होता है, तो आप फ्रीज पे जा करके क्लिक कर सकते हैं। ये अनफ्रीज फ्रीज, पहले तो अनफ्रीज कर लेते क्योंकि फ्रीज करके रखा था हमने, तो डॉक्यूमेंट नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे कर्सर रखा हमने, सिलेक्शन किया और यहाँ पे जा करके फ्रीज पैन क्लिक कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से इतना एरिया फ्रीज हो गया था, सिर्फ टॉप रो टॉप कॉलम नहीं, इतना पूरा एरिया। तो अब आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देखिए, सारा एरिया स्क्रॉल होगा, लेकिन वो एरिया स्क्रॉल नहीं होगा। जब आपका काम हो जाए तो आप इसको यहाँ से अनफ्रीज कर सकते हैं। तो ये था फ्रीज एंड फ्रीज, ये भी काफ़ी यूज़ का ऑप्शन है। और इसी के साथ हमारे पास जितने भी ऑप्शन थे व्यूज़ में कंप्लीट हो गए और हमारा एक्सेल भी कंप्लीट हो जाता है। कुछ स्पेशल और सेटिंग्स और ऑप्शंस हैं, लेक्चर हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि एरर वगैरह हमें भी देखना है नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद असाइनमेंट्स पे वर्क करेंगे। So guys, that's all for this lecture. If you have any doubt or question, then you can comments or contact directly, and also subscribe the channel for the notification of other videos. Thanks for watching.